नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू इंडिया और मैं हूं गोपाल झा। मेरे लीडर में आज मेहमान हैं प्रमोद डेलो, भारतीय जनता पार्टी के नव नियुक्त जिलाध्यक्ष हैं। पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता माने जाते हैं। कहा जाता है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से इन्होंने राजनीतिक करियर की शुरुआत की और धीरे धीरे रफ्तार आगे बढ़ते हुए आज भारतीय जनता पार्टी ने जिला लेवल पे इनको कमान सौंपी है। निश्चित रूप से बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और चुनौती भी कम नहीं है। हनुमानगढ़ जिले में जिस हालात से अभी भाजपा गुजर रही है, हमें लगता है कि बहुत ही संतोषजनक उसको नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पिछले चुनाव में हमने देखा था कि करारी हार हुई है भाजपा की। हर सीट सिर्फ एक सीट मिली है भाजपा से, बाकी हर जगह उनको करारी हार का सामना करना पड़ा। जब लोकसभा चुनाव आया तभी वही स्थिति पार्टी की रही। अब पंचायती राज चुनाव है, निकाय चुनाव है, इससे प्रमोद डेलो के पास बहुत बड़ी चुनौती है। तो आज हम समझेंगे प्रमोद जी से ताकि उनके पास क्या रणनीति है, क्या योजनाएं हैं पार्टी को मजबूत करने के लिए। जो जनता बिखर चुकी है भाजपा से, उसको साथ लाने के लिए इनके पास क्या योजना है। प्रमोद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यू इंडिया के इस शो में। सबसे पहले हम यही शुरू करते हैं कि बीजेपी जिलाध्यक्ष तक का जो आपका सफर है, इस पर आप क्या कहते हैं? सबसे पहले तो मैं इस बटनेर पोस्ट के माध्यम से आपको भी प्रणाम करता हूं और भारतीय जनता पार्टी के केंद्र और प्रदेश को भी आभार व्यक्त करता हूं। इसके साथ ही हनुमानगढ़ की जनता, हनुमानगढ़ के सभी जनप्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी, उनका भी आभार व्यक्त करता हूं कि आप सबके इन सबके स्नेह से मुझे भारतीय जनता पार्टी ने ये जिम्मेदारी दी, मान सम्मान दिया। और ये जो सफर है आपका, जो हमारा मूल प्रश्न ये था, जिलाध्यक्ष तक का सफर तय करना कितना मुश्किल और कितना आसान मानते हैं आप? जिलाध्यक्ष के पद तक का सफर मैं ये समझता हूँ ये कोई कंपटीशन नहीं है। दूसरी बात, जिस विचार से मैं आता हूँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विचार परिवार जिसे हम कहते हैं, उसका मूल भाव ये है कि इस माँ भारती के प्रति जो आपका दायित्व है उसे ठीक से निभाते रहें। तो मैंने भी अपने जीवन में जो संस्कार मुझे मेरे परिवार से और जो संस्कार और जो विचार मुझे संघ परिवार से मिले, मैं बखूबी से और अपने अंतर मन से सीधे भाव से उसे करता रहा। यही मेरा सफर है। क्या बात, बहुत बड़ी बात, बड़ी सरलता से आपने अपनी बात कही। चलिए, हम ये जानना चाहेंगे कि आपके राजनीतिक करियर की शुरुआत कैसे हुई। अगर मैं आरएसएस की बात करूं तो शुरुआत कैसे हुई, आरएसएस संघ में आपका प्रवेश कैसे होता है? मेरा परिवार, ननिहाल का परिवार, संघ पृष्ठभूमि से था। मेरे नाना जी सूरजमल जी पंजाब, उनका मूल गांव था सीतो महराना, वहीं से संघ के शमशक थे। वो संघ में आए और जब संग्रिया आए तो मेरा जन्म भी संग्रिया का है। तो वो मूलतः संघ परिवार से थे। तो उनके साथ उनकी अंगुली पकड़ के मैंने संघ में, संघ की शाखा में जाना शुरू किया। क्या बात, वहीं से ही मेरा सामाजिक जीवन शुरू हुआ। उसके बाद थोड़ी सी शिक्षा के बाद शाखा में जाते जाते विद्यार्थी जीवन में आए। विद्यार्थी जीवन में मुझे विद्यार्थी परिषद की जिम्मेवारी मिली। विद्यार्थी परिषद में मुझे नगर प्रमुख के, फिर हनुमानगढ़ और गंगानगर जब जिला था तो उसके जिला प्रमुख की जिम्मेदारी थी और फिर उसके बाद में विभाग प्रमुख की जिम्मेदारी थी और प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य। इस प्रकार मैं संघ की पृष्ठभूमि से विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता रहा। उसी दौरान निरंतर संघ में तो संपर्क में रहते ही हैं, विचार परिवार से रहते हैं। उसके बाद पुनः विद्यार्थी जीवन के बाद मैंने संघ में सक्रिय स्वयंसेवक के रूप में काम किया और फिर लगभग 2008-9 में मैंने भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय सदस्यता के माध्यम से अपनी राजनीतिक करियर शुरू। तो मोदी, जैसा मैंने पहले कहा कि जो हनुमानगढ़ में बीजेपी की स्थिति है बहुत मजबूत मानी जाती है, क्योंकि संगठनात्मक रूप से भले बहुत स्ट्रॉन्ग हो, सब कुछ हो, लेकिन जब जनता निकल रही है धीरे धीरे, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि 5 सीट में से सिर्फ 1 सीट आपको मिलती है, लोकसभा चुनाव भी आप हार जाते हैं, तो पार्टी को मजबूत करने के लिए आपके पास क्या प्लानिंग है आपका?
निश्चित रूप से जो आपने प्रश्न किया है बड़ा प्रश्न है कि चुनौती तो है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ा संगठन है, एक बहुत बड़ा विचार है और सब एक मत में हैं। कहीं कोई मुझे नहीं दिखा कि दो राय में। उसका कारण मैं ये समझता हूँ कि जब मुझे जिलाध्यक्ष बनाया गया तो मैंने कहीं किसी का विरोध नहीं देखा। अब बहुत बार मुझे कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी है, ये है जी, ऐसे करोगे क्या करोगे। जब मैं कहता हूं कि जब मुझे जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी तब सब कार्यकर्ता सामने बैठे थे, जब सब जनप्रतिनिधि बैठे थे, सबकी सहमति थी, तो भारतीय जनता पार्टी तो एकजुट है। इतना बड़ा भी प्रयास भी नहीं मुझे कुछ शायद ही करना पड़े या कोई बड़ी चुनौती मैं समझूं। जब सब परिवार एक है तो सब परिवार भाव से एक आगे बढ़ेंगे। लेकिन कहा गया जब संगठनात्मक चुनाव चल रहा था, प्रक्रिया चल रही थी, तो समूह देश जो विधानसभा के जो लीडर हैं सबका अपना अपना उम्मीदवार था कि भाई इनको बना दो, वो कहते हैं इनको बना दो। लेकिन कहा जा रहा है कि पार्टी हाईकमान का फैसला था कि नहीं, प्रमोद डेलू को ही बनाना है क्योंकि वो संघ के समर्पित हैं। और पार्टी का ऐसा चल रहा है कि संघ को ही सर्वोपरि माना जाए और संघ की जो निष्ठा, जो समर्पित लोग हैं उनको आगे बढ़ाना है। तो ऐसा कहा जाए कि जो ऊपर से जो आदेश था इसलिए मानने के लोग मजबूर हो गए। चुनौती अब शुरू होने वाले हैं प्रमोद की। ऐसा नहीं है कि हाईकमान का आदेश हो या ऊपर से कोई तोहफा हो। प्रत्येक कार्यकर्ता का और प्रत्येक जनप्रतिनिधि का मेरे प्रति जो स्नेह है, आभार है, प्रतिदिन का है। मैं तो ठीक है संपर्क रहता नियमित। ठीक है, मैंने भारतीय जनता पार्टी में काम किया है। भारतीय जनता पार्टी में मेरे पास अनेकों जिम्मेदारी रही है। मैं जिला उपाध्यक्ष पहले में ही था बलवीर जी के साथ और अभी भी हूँ देवेंद्र सिंह के साथ। दोनों के साथ बिल्कुल। और इसके साथ साथ भाजपा ने मुझे विस्तारक योजना की जिम्मेदारी दी है। बड़ी बात यह है कि विस्तारक योजना में मैंने विधानसभा का विस्तारक रहा, लोकसभा के विस्तारक के नाते काम किया। अब लोकसभा के विस्तारक में तो विधानसभाएं हैं बिल्कुल। और उसके साथ ही इस चुनाव में बीकानेर संभाग की जिम्मेदारी थी। बीकानेर संभाग में प्रभारी के नाते रहा, तो 26 विधानसभाएं थी। ठीक है, उन 26 विधानसभाओं में चुनाव में हम सब विस्तारकों ने मिल करके सबके साथ समन्वय के साथ काम किया। तो सबसे मेरा निरंतर संपर्क, सबसे स्नेह था। ऐसे कहीं कोई नहीं है कि कहीं ऊपर से धोखा हो, सबकी जुबान पर मेरा नाम था। क्या बात है। चलिए, हम उम्मीद करेंगे कि आपका जो कार्यकाल है बहुत ही यशस्वी हो। अब ये टीम का गठन कब तक करेंगे आप? आपकी कार्यकारिणी कब तक तय होगी? अभी तो हमारी टीम बनी हुई है। अभी जैसे ठीक समय निकलेगा, समय होगा तो नए कार्यकर्ता आएंगे। ये तो स्वाभाविक प्रक्रिया है। जैसे आज कल जिलाध्यक्ष को, आज मैं हूँ, तो जिलाध्यक्ष की कार्यकारिणी भी बनेगी, जिले की कार्यकारिणी बनेगी। हमारे मंडल अध्यक्ष नए बने हैं, मंडलों की कार्यकारिणी बनेगी। थोड़ा समय निकलने के बाद कार्यकारिणी भी बन जाएगी। तो आपकी टीम में किस तरह के चेहरे को उम्मीद करें? नए पुराने का क्या समन्वय होगा? नए जो चेहरे हैं उनको लाने के लिए कुछ है? देखो, क्या सोचा है अभी आपने? सोच एक ही है, सोचने का कोई बड़ी बात नहीं है। जिस प्रकार से केंद्र और प्रदेश ने एक सोच रखी है कि संगठन का काम करना है, तो जिस कार्यकर्ता में एनर्जी है और युवा कार्यकर्ता है, यानी कि संगठन भाव से जो काम करने वाले हैं, अपने हित को त्याग कर, व्यक्तिवाद को छोड़ करके ऐसे कार्यकर्ताओं के साथ पूरी टीम भाव से आगे बढ़ने के लिए टीम बनाएंगे। कोई खाना पूर्ति के लिए कोई ऐसी टीम नहीं है। जो नेता विशेष की बात नहीं करे, जो वैचारिक रूप से जो संगठन के संगठन उसको आप आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे, है ना। चलिए, एक पॉलिटिकल मुद्दा ये आया कि अभी जैसा आपने देखा कि हनुमानगढ़ के एमएलए ने गणेश राज बंसल ने मूल ओबीसी को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया और उसके बाद एक हलचल सी मची है, एक टकराव की स्थिति बन रही है हनुमानगढ़ में। आप क्या कहते हैं? देखो, कुछ लोग या जो भी हैं अपने व्यक्तिगत हित के लिए या एक छोटे से फायदे के लिए बहुत बड़ी बात करते हैं, जो ना समाज के हित में होती, ना क्षेत्र के हित में और ना देश के हित में। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने अभी कहा है देश में 4 ही जातियां हैं, गरीब,
युवा, महिला और गरीब, 4 ही जातियां हैं। ठीक है। तो कोई ये किसी को बांटने का काम नहीं करना चाहिए। अपना काम मैंने क्या किया है, मैं समाज के हित में क्या कर रहा हूँ, इस राष्ट्र के हित में क्या काम कर रहा हूँ, देश के हित में क्या है, ऐसी भावना को सामने लाना चाहिए। जातिवादी को छोड़ करके राष्ट्र हित में काम करना चाहिए। मैं तो ये चलिए, और राज्य सरकार अभी बजट पेश करेगी, तैयारी हो चुकी है। हनुमानगढ़ जिले के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो किसान, जैसे अभी आपने कहा, किसान, गरीब की बात कर लें, युवा की बात कर लें, छोटे छोटे जो व्यापारी हैं, इनके हित के लिए क्या उम्मीद करते हैं इस संभावित बजट में आप? देखो, बजट अभी हमारी केंद्र सरकार ने, देश के माननीय प्रधानमंत्री वित्त मंत्री सीतारमण जी ने बजट पेश किया। ये तो राज्य की बात छोड़ो, केंद्र ने भी प्रत्येक नीचे के स्तर को छू करके बजट दिया है। किसान की बात करें तो किसान के हित में बजट दिया है। अभी केसीसी को दिया है 3 लाख से 5 लाख तक का दिया है। और सामान्य व्यक्ति को, अभी सामान्य व्यक्ति की पूंजी बढ़ाने के लिए इनकम टैक्स का सर्वे बढ़ाया है। गरीब मजदूर की बात की है, महिलाओं की बात की है। तो जिस प्रकार से केंद्र के बजट में जो भारतीय जनता पार्टी की और इस देश और समाज के हित की झलक आई है, निश्चित रूप से जो राज्य का बजट आएगा वो किसान के हित में रहेगा, हनुमानगढ़ के हित में रहेगा। प्रत्येक क्षेत्र को छूते हुए वो बजट पेश होगा, आपके सामने आएगा। कुछ विशेष उम्मीद हो आपको कि भाई ये इस बार होने वाला है, कुछ संकेत मिला हो या कोई आप लोगों ने पहले कोई सुझाव दिया हो जिसको उम्मीद हो? सुझाव गए हैं, किसान के गए हैं, पानी के गए हैं, मजदूर के गए हैं, इंडस्ट्रियल के गए हैं, रेलवे के तो सेंटर में गई थे, खूब सुझाव गए हैं। लेकिन सबको समान तरीके से सब में समन्वय बनाते हुए हनुमानगढ़ को भी फायदा मिलेगा। ये भी एक विपक्ष का बड़ा आरोप है सरकार को लेकर, राज्य सरकार को लेकर, कि सरकार सिर्फ पिछली सरकार की जो योजनाएं हैं उसको रिव्यू करने की बात कर रही है 1 साल से। नया काम कुछ भी नहीं हो रहा है, क्या कहते हैं? देखो, ये तो ना मेरे कहने से कुछ होगा और ना कांग्रेस के कहने से कुछ होगा। ठीक, इसका तो जो बखान या जो बात करेगी जनता बताएगी। ठीक है। और अगर कांग्रेस ने कुछ किया होता तो भाजपा की सरकार आती है। ठीक है। जनता समझती है कि कांग्रेस के 5 साल के जिस प्रकार का काम किया, मैं तो ये कहता हूँ कि कांग्रेस की 5 साल की सरकार नहीं थी, अंतिम 3 या 4 महीने की, 5 महीने की सरकार। जनता चुनती है तो 5 साल के, 5 या 6 महीने के भी नहीं चुनती। तो जो भी उन्होंने किया, सिर्फ बांटने का काम, जनता को लुभाने का काम 3-4 महीने में किया। जो अच्छे काम आप रखेंगे, भजन लाल जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, स्वाभाविक वो भी एक सामान्य कार्यकर्ता से उठे हुए हैं। एक सामान्य कार्यकर्ता थे, नीचे से उठ करके ऊपर आए हैं, तो वो भी आम व्यक्ति की भावना समझते हैं। तो जनता के हित में जो योजनाएं वो रखेंगे, अगर जनता पर भार है तो उसको बदल के ठीक भी करेंगे। ठीक है, ठीक है। चलिए, अभी आप चूंकि जिलाध्यक्ष बने हैं और बड़ी जिम्मेदारी है, पार्टी संगठन की बात करें, प्रदेश की बात करें, तो वहाँ पर हमने देखा है कि जैसे किरोड़ी लाल मीणा है जो कैबिनेट मंत्री हैं, ना वो कैबिनेट की मीटिंग में जा रहे हैं, ना वो विधानसभा में जा रहे हैं, उन्होंने बिल्कुल वो उठ गए हैं पूरी तरह से। कहा यह जा रहा है कि वसुंधरा राजे के साथ, क्योंकि वो भी असंतुष्ट हैं, असंतुष्ट का एक गिरोह तैयार हो रहा है, एक अलग से टीम तैयार हो रही है। जो स्थिति गहलोत सरकार में आई थी, पायलट ने किया था, वो अब ये लोग करने वाले हैं। कि गुटबाजी खत्म कैसे होगी पार्टी की? कोई सुझाव, आपका क्या मानना है? ऐसा कुछ भी नहीं है, ना तो प्रदेश में गुटबाजी है, ना प्रदेश में कहीं भी नीचे स्तर तक गुटबाजी है। पार्टी के करोड़ी जी सीनियर नेता हैं, वसुंधरा जी भी पार्टी के सीनियर नेता हैं, पार्टी के सिस्टम में है, पार्टी के प्रति समर्पित हैं। यदि अगर उन्होंने ऐसा कुछ करना होता तो परिणाम भी आपके सामने रहते। पार्टी के साथ मिलकर चल रहे हैं, ठीक है। कोई व्यवस्था उनके सिस्टम में नहीं आई होगी, या उनके मन में ये भाव होगा कि वो पार्टी की किस प्रकार से सेवा करनी है, उस प्रकार से सेवा करेंगे। पार्टी के उस हिसाब से सेवा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो पार्टी के हर कार्यक्रम में रहते हैं, पार्टी के हर कार्यक्रम में रहते हैं, आते भी हैं, जाते भी हैं।
चलिए अब कुछ लोग के इशूज पे बात कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग हनुमानगढ़ में बैठ कर ये बात कर रहे हैं। तो हनुमानगढ़ में किसान कृषि आधारित जिला है हमारा, और आप संगरिया से बिलोंग करते हैं। तो ये भाखड़ा का जो प्रोजेक्ट है, अभी आपने देखा कि किसान फिर सड़क पर आ गया था। किसानों का ये कहना है कि साहब 850 क्यूसेक से काम नहीं चलेगा, कम से कम 1200 क्यूसेक तो मिलना ही चाहिए। पानी का जो गणित है वो समझ में नहीं आ रहा है। सरकार किसी की भी हो, भले वो बीजेपी के हो, भले वो कांग्रेस की हो, किसान को सड़क पर उतरना ही पड़ता है। जब किसान सड़क पर उतर जाता है तो सरकार मान लेती है पानी भी आ जाता है। कि पानी का जो गणित है इसको सुलझाने के लिए पार्टी लेवल पर क्या सोचते हैं आप, क्या होना चाहिए? किसान के लिए पानी अति आवश्यक है, ये बात भी सही है कि अगर पानी है तो किसान जिंदा है, और किसान को पानी के बिना कुछ भी संभव नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से हमेशा तक किसान के हित में रही है, किसान के प्रति हमेशा अपने भाव ठीक प्रकार से दिखाए हैं और काम भी किए। मैं तो ये कहता हूँ कि किसान के हित में भारतीय जनता पार्टी, चाहे वो प्रदेश की हो चाहे केंद्र की हो, आज तक का इतिहास है कि यदि किसान के हित में काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। चाहे वो भैरव सिंह जी की सरकार हो, चाहे वो वसुंधरा जी की हो, चाहे वो भजन लाल जी की हो। नरेंद्र मोदी जी ने भी किसान के हित में जो योजनाएं दी हैं सबके समर्पित हैं, सबके सामने। भाखड़ा की बात है या पानी की बात है, इसमें भी निश्चित ऊपर तक अगर कोई ऐसी स्थिति है तो उनसे हम बात करके, हमारे सब जनप्रतिनिधि जा करके प्रदेश से बात करेंगे। हालांकि ये राजस्थान और पंजाब दोनों का विषय है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि पिछली जो सरकार थी कांग्रेस की थी राजस्थान में, और वहाँ कांग्रेस से समर्थित सरकार थी। उनको अगर ठीक करना होता किसान के हित में तो इसको ठीक करते। तो निश्चित रूप से इसके किसान के हित में हम बात करेंगे और तक बात करेंगे, किसान को पूरा पानी मिले इसका हर संभव प्रयास करेंगे। चलिए अब कुछ निजी बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो बहुत सारे लोग हैं जो पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में जानना चाहते हैं कि प्रमोद जी के परिवार में कौन कौन है, प्रमोद जी का जो पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है, तो वो थोड़ा सा बताइए। मेरा परिवार पूरा संघ परिवार है। मैंने पहले भी बताया कि मेरी जीवन के जो मेरे प्रेरणा स्रोत हैं, मेरे नाना जी हैं चौधरी सूरजमल जी गोदारा, जो लंबे समय तक भारतीय किसान संघ के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। मेरा बचपन भी उनके सानिध्य में रहा, और मेरे विचार, मेरे हाव भाव, मेरा जो दैनिक दिनचर्या थी उसको बनाने वाले भी मेरे नाना जी थे। तो वो संघ पृष्ठभूमि के थे, तो मेरा भी जीवन संघ की सिस्टम में शुरू हुआ, संघ की शाखा से शुरू हुआ। तो नाना जी की प्रेरणा से ही मेरा रहा। घर में माता जी हैं, पत्नी है, 2 बच्चे हैं। बच्चे, बड़ी बेटी है, छोटा बेटा है, दोनों पढ़ रहे हैं। बच्चे दोनों हमारे संघ के आदर्श विद्या मंदिर से निकल के आगे बढ़े हैं। आज बेटी जेएनयू में एमए किया है, बेटा डीयू से है। क्या बात, बहुत बढ़िया। अब बीजेपी की बात आपने की, सबसे ज्यादा जैसे आपने कि नाना जी प्रेरणा स्रोत हैं आपके, जहाँ से आपको विचारधारा के प्रति घुट्टी पिलाई गई बचपन में, है ना। और कहा तो सिररिया में जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, वहाँ पहले से ही भाजपा में एक लंबी फहरिस्त थी उम्मीदवारों की, और प्रमोद डेलू भी उसमें शामिल हो गए हैं। क्या कहते हैं आप? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। फहरिस्त थी या है, वो एक राजनीति की अलग प्रक्रिया है। मुझे भारतीय जनता पार्टी ने शुद्ध संगठन की जिम्मेदारी दी है, तो मुझे अभी संगठन का काम करना है। जो विचार दिया उस विचार को आगे बढ़ाने का काम करना है। तो राजनीतिक जीवन की बात करें तो अब तक की सबसे बड़ी चुनौती क्या रही है आपकी? मैं तो ये समझता हूँ कि कोई चुनौती आई नहीं। ठीक है, चुनौती तो वो होता है अगर कोई किसी चीज का लक्ष्य है कि मुझे ये लेना ही है। हमें तो शुरू से यही कहा है कि आपको काम करना है, तो जो काम दिया उसी भाव से करते गए। क्या बात है, बहुत बढ़िया। आपके पास राजनीति के अलावा और कोई रुचि है? निश्चित रूप से
मेरा जो एक पैसा है वकालत, वकालत पेशे से। हाँ, ठीक है। तो मैं नियमित वकालत कोर्ट भी जाता हूँ। उसके अलावा सुबह शाम मेरी मित्र मंडली भी है जो पर्यावरण को, स्वच्छता को आगे बढ़ाने का काम करती है। उसके माध्यम से, अपने मित्रों के माध्यम से आज मैं आपके माध्यम से ये बता रहा हूँ कि सामाजिक जीवन में मेरा एक बहुत अच्छा प्रयास जो शहर में रहा, संग्रिया में, अपने मित्रों के साथ, कि हम मित्र की टोली बैठे थे और मैंने उनसे एक प्रस्ताव रखा कि साथियों, संग्रिया शहर तो है, छोटा है, लेकिन मुझे ये नहीं लगता कि यहाँ संग्रिया में कोई ठीक सा पार्क है। तो सबके मन में भी आया भी नहीं है, एक भाव भी जगा। तो मैंने कहा मेरा एक प्रयास करने का है, या एक मेरी इच्छा है कि संग्रिया में एक ठीक सा पार्क बने। तो हमने उसका सुझाव मैंने फेसबुक पे डाला, मित्रों ये एक काम है। तो उसमें, उसके माध्यम से मेरे साथ एक टीम जुड़ी और एक नेहरू पार्क है आज संग्रिया में। कभी आप संग्रिया आओ तो दिखाएंगे। वहाँ जगह तो पार्क की थी, लेकिन शहर की गंदगी वहाँ थी। नगर पालिका का वो कचरा पॉइंट था एक। तो टीम के साथ रह करके मैंने अपने हाथों से, सबने अपने हाथों से उस कचरे को उठाने का काम किया। ठीक है। तो कारवां जुड़ता गया। बहुत बढ़िया। आज शहर का सबसे सुंदर पार्क हुआ है। क्या बात है। उसकी वो अपनी उस टीम को समर्पित किया और उसके बाद में एक और शुरू किया, वो इरिगेशन कॉलोनी। बहुत बढ़िया। आज मैं ये कहूँ, शहर में फिर एक अमृता देवी पार्क बना। आज शहर में अनेकों पार्क हैं, शहर स्वच्छ हो रहा है। तो मेरा तो ये मानना है कि यदि पर्यावरण शुद्ध है, स्वच्छ है, तो हम स्वस्थ हैं। जीवन का उद्देश्य स्वस्थ रहना, सही है, पॉजिटिव रहना। बिल्कुल। तो आप कहीं भी कुछ भी लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। पर्यावरण को आपका विशेष प्रेम होना भी चाहिए, क्योंकि प्रमोद डेलू जी बिश्नोई समाज से संबंध रखते हैं और बिश्नोई समाज की जब बात होती है तो गुरु जाम्भू जी का नाम सर्वोपरि लिया जाता है, जिन्होंने पर्यावरण के लिए बहुत सारे संदेश दिए। और जो 29 नियम है, 29 नियम है, अगर उसको हम फॉलो करते हैं तो हमें लगता है कि बेहतरीन इंसान बनने की गुंजाइश वहीं पर है। और प्रमोद जी, बहुत सारी बातें हुई। अगर राजनीति में नहीं होते तो फिर किस क्षेत्र में होते? जैसे आपने तो वकालत की बात की, वकालत से भी आपको प्रेम है, वो तो एक पेशा है हमारा, लेकिन राजनीति के अलावा कहाँ होते फिर आप? राजनीति के अलावा तो मैं तो राजनीति में तो अभी आया हूँ। मैं तो एक सामाजिक व्यक्ति हूँ, विचार परिवार से जुड़ा हूँ, जो बचपन से जुड़ गया। तो वो तो हमारा है ही, यहाँ से नहीं होता तो संघ परिवार में होता है, और संघ परिवार से जुड़ा हूँ मैं। तो मेरा सामाजिक जीवन संघ परिवार है, जो निरंतर मेरे अंदर है। और आखिर में आपकी जो अब तक की सफलता है, का श्रेय आप किसे देते हैं? मेरे प्रेरणा स्रोत मेरे नाना जी थे, और उनकी अगर मैं कहूँ जो प्रेरणा दी, उनकी एनर्जी और ऊर्जा सदैव मेरे में बनी रही। उसके साथ मेरे विचार परिवार संघ के जो मेरे स्नेही कार्यकर्ता थे, या जो मेरे आदरणीय सम्माननीय जो पदाधिकारी हैं, उनका रहा। भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी, चाहे वो प्रदेश के हों या केंद्र के हों, हर समय स्नेह मेरे पर बना रहा। ठीक है, यही है और सब कुछ कहे जैसा सर। ये है प्रमोद डेलू, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष, जिन्होंने आरएसएस के एक स्वयंसेवक के तौर पर अपने सामाजिक या राजनीतिक सफर की शुरुआत की। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष तक पहुंचे हैं। आगे इनका कार्यकाल, जैसा मैंने पहले कहा, बड़ा चुनौतीपूर्ण होने वाला है। वो उम्मीद करेंगे कि इनका कार्यकाल काफी यशस्वी हो और बहुत अच्छा काम करें। आप हमारे साथ बातचीत के लिए आपने समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी, आपने मुझे यहाँ बुलाया।